दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पायलट के जीवन में कई ऐसे वक्त आते हैं जब वो कई ऐसी घटनाओं को देखता है और उनका अनुभव करता है। तो चलते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प घटना की ओर जो घटी थी 4 दिसंबर 1970। पायलट ब्रुक गर्नर उसके एक इंजन वाले विमान पर समुद्र तट से दो यात्री सफर करने के लिए तैयार होते हैं। उनके पिता और बिजनेस पार्टनर वे एंड्रोस आइलैंड ब्रह्मास से उड़ान भरते हैं और फ्लोरिडा तट पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर मियामी के पश्चिम भाग की ओर बढ़ते हैं। निश्चित रूप से वे ट्रायंगुलर एरोस्पेस की परमिट सीमा में थे, लेकिन यह एक टिपिकल उड़ान थी जिसे पहले भी दर्जनों बार उड़ाया जा चुका था। इस यात्रा में आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के एंड्रो आइलैंड से मियामी कोस्ट 1.5 आवर्स का समय लगता था पहुंचने में। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ और ऊंचाई प्राप्त करती है, वहां से अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो वह आगे छोटे बादल देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उड़ान करीब आती जाती है, वह बादलों का झुंड बड़ा होता चला जाता है। ब्रुक उन बादलों में से होते हुए उड़ान भरते हैं और दूसरी छोर पर ठीक ठाक निकल आता है। फिर विमान ने जैसे ही ऊंचाई हासिल करती है, एक और रहस्यमय बादल दिखाई देता है। इस बार यह बड़े पैमाने पर था और ब्रुक के पास इसके मध्य से गुजरने के अलावा कोई और अन्य विकल्प नहीं था। उस समय विमान के चारों ओर घनी अंधेरी रात थी, लेकिन यह तूफानी बादल थे और बारिश अभी नहीं हो रही। ब्रुक को चिंता होने लगी थी कि अचानक बैंग उसके सफेद रोशनी का फ्लैश नजर आता है। ब्रुक 30 मिनट तक उड़ता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ अब बादल का आकार गोलाकार होने लगा। जहाज उस गोलाकार के बीच से उड़ रही होती है। यह काफी चौड़ा था और अंतहीन लग रहा था। ब्रुक को डर था कि वह कहीं जाल से बाहर निकल पाएगा या नहीं, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद में उसने सुरंग के अंत में प्रकाश देखा। लेकिन अचानक बादल की दीवार सक्रिय होती चली। बादल की दीवार हवाई जहाज की ओर बढ़ती चली आ रही। नेविगेशन और इंस्ट्रूमेंट ब्लिंक होने लगे थे। गियर अपने आप घूम रहे थे। बादल की दीवार सक्रिय और छोटी होती चली जा रही थी। ब्रुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह पहले इससे बाहर निकलना चाहता। 20 सेकंड के बाद ब्रुक इस धुंधले जाल से बाहर निकल आता। जैसा कि ब्रुक ने बाद में बताया, जब उसकी उड़ान सुरंग से निकली तो उसे 5 सेकंड के लिए एकदम वेटलेस महसूस किया। बादल तितर बितर हो गए और अब विमान इस परेशानी के क्षणों से बाहर निकल रहा था। उन पुरुषों की एक बड़ी विडंबना से छुटकारा मिला था। एक रहस्यमय कोहरे से बचने के बाद उसका कंपास बेकार हो गया था। उसने तुरंत रेडियो पकड़ लिया और उसका स्थान निर्धारित करने के लिए जमीनी नियंत्रण केंद्र से संपर्क करना चाहा। एक बार डिस्पैचर ने हरी स्क्रीन को देखा तो उसका चेहरा असमंजस से घिर गया। उसका विमान रडार पर नहीं था। यह वह चीज नहीं थी जो अदृश्य हो सके। और फिर डिस्पैचर ने कहा कि विमान पहले से ही मियामी हवाई क्षेत्र में है। ब्रुक अचानक से चौंक जाते हैं। यह सच नहीं हो सकता। पूरी यात्रा में लगभग 90 मिनट लगते हैं और वह इस बार मियामी कोस्ट 47 मिनट में पहुंच गए। यह विमान जादुई रूप से मॉडल सीमित अधिकतम स्पीड से परे सुपरसोनिक स्पीड से मियामी पहुंची, जो कि फिजिकली संभव नहीं हो सकता था। वे सोचे शायद डिस्पैचर ने कोई गलती की है, लेकिन जब बादल अलग हो गए, ब्रुक देखते हैं कि वो वास्तव में मियामी आ चुके हैं। विमान सुरक्षित उतरा और अब इस रहस्य को सुलझाने का समय आ गया। ब्रुक शेष ईंधन और उसकी घड़ी की जांच करते हैं। एक छोटी कैलकुलेशन के बाद वे और अधिक कंफ्यूज हो जाते। विमान ने उस मात्रा में ईंधन का खपत नहीं किया था जिसका उपयोग किया जाना था। संग्रह रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस दिन एक विशाल सौर हवा की दर्ज की गई थी, जिसमें अर्थ मैग्नेटिक स्फीयर्स में डिस्टर्बेंस हुई थी और जिससे कि विमान के उपकरण और रडार को नियंत्रण कर पाना संभवतः नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल यह था कि विमान इतनी तेजी से मियामी कैसे पहुंच सकता है। ब्रुक केवल 3 मिनट में 103 किलोमीटर की यात्रा कैसे तय कर सकते थे, जिसका अर्थ यह है कि उनका जहाज 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की, जो वास्तव में केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने की क्षमता रखता है। मेट्रोलॉजी प्रोफेसर डेविड पारस का मानना है कि यह तूफान की शक्ति थी जिसके कारण 87% विमान लापता हो गया था। जब कोई चीज नीचे उतरती है और यह उच्च और निम्न दबाव के बीच तैरता है, तो निर्धारित समय से पहले अपने निर्धारित जगह पर वो पहुंच जाता है। यह क्षेत्र वास्तव में भारी बारिश और रोशनी के साथ भारी गर्जन वाला भी था। तूफान इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स के भागों के एंड मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करती थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक नेचुरल एरोक्राफ्ट का कंपास है जो सामान्य कॉइल और बैटरी से जुड़ी सामान्य ऊर्जा प्रोड्यूस करता है।
कॉइल अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्यूल कंपास को मोड़ता है, जैसे कि ब्रूक के विमान की तरह वो घूमता था। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी अधिकतम कोहरा पैदा कर, लेकिन वह यात्रा की गति की व्याख्या कैसे कर सकते थे? क्या यह एक अंतरिक्ष अनियमितता हो सकती थी? अंतरिक्ष अनियमितता कल्पना करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। कागज के एक टुकड़े के एक तरफ पॉइंट ए और दूसरी तरफ पॉइंट बी मार्क करते हैं और वो कागज का टुकड़ा लेते हैं और उसे मोड़ देते हैं। बताते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को बीच में से पार किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इन दो बिंदुओं को पार करने के लिए फोल्ड और डिस्टेंस के रूप में, यानी कागज की ही तरह स्पेस भी स्ट्रेच होगा। उसे स्पेस वार्प कहते हैं, जो कि स्पेस का संकुचन होता है, जो कि यह विज्ञान की कथा दर्शाता है, ना कि विज्ञान का तथ्य। आइंस्टाइन का कहना है कि प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं जा सकता है। तब वैज्ञानिक ने डार्क एनर्जी और स्टीरियो कॉस्मिक फोर्स की खोज की, जिसका इस्तेमाल एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेन, यानी कि रीचिंग द अनरीच के लिए किया जा सकता है। ग्रेविटी की तरह डार्क एनर्जी भी एक फोर्स है, लेकिन यह पुल के बजाय यह पुश करता है। यह थ्योरेटिकल फोर्स जिसका वास्तविक प्रामाणिक प्रभाव है, यानी कि रियल कॉस्मिक इफेक्ट होता है। प्रोफेसर गेरलो क्लियर ने कहा कि डार्क एनर्जी आर्टिफिशियली पीछे से बढ़ती है, अंतरिक्ष समय का विस्तार करता है, डार्क एनर्जी द्वारा स्ट्रेच करता है, जो कि सामने से कोलैप्स होता है और पीछे धकेलता है, वो सामने की तरफ खींचा चला आता है। यह शेप ऐसा है जो स्पेस या वेव को आगे बढ़ा देता है और वस्तु या प्लेन वक्त से पहले अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। हो सकता है कि भविष्य में यात्रा का खुलासा और भी तथ्यों के साथ सामने आएगा। बर्मुडा ट्रायंगल में एक और रहस्य घटना ये भी बनी हुई है।